चलिए गुड मॉर्निंग। लेक्चर 9 स्टार्ट करते हैं आरसीसी का। अभी तक हम लोगों ने वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिज़ाइन में स्ट्रेस डायग्राम देख लिए थे। अंडर इन्फो सेक्शन का स्ट्रेस डायग्राम, ओवर इन्फो जो बैलेंस सेक्शन का कैसे बनता है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, लिवर आर्म क्या होता है, ओवरऑल डेप्थ और इफेक्टिव कवर, नॉमिनल कवर, ये सब हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमने देख लिया था, कॉम्प्रेशन साइड से और टेंशन साइड से भी निकालना देख लिया था। ठीक है, कॉम्प्रेशन साइड से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो करना क्या होगा? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए कॉम्प्रेसिव फोर्स इनटू योर लिवर आर्म। तो कॉम्प्रेसिव फोर्स क्या होता है आपका? कॉम्प्रेसिव फोर्स बताइए क्या होता है? 1/2 B इंटू XA इंटू CA इंटू लिवर आर्म कितनी आती है हमारी? D माइनस XA/3। So this is your moment of resistance from compression side. Very easy. ठीक है, क्वेश्चन में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पूछ लेगा कैलकुलेट करने के लिए, या फिर डिजाइन का क्वेश्चन आता है एरिया ऑफ स्टील तो आप निकाल दीजिए। टेंशन साइड से अगर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है तो क्या करना होगा? टेंसाइल फोर्स मतलब TA इंटू AST इंटू व्हाट? लिवर आर्म इज योर D माइनस XA/3। XA/3 कैसे आया था आपका? ये जो आपका कॉम्प्रेसिव फोर्स होता है, वहाँ पे जो कॉम्प्रेसिव फोर्स एक्ट करता है C फोर्स कितने डिस्टेंस पे? XA/3 1/3 पे। ठीक है, तो XA/3 ये आपका न्यूट्रल एक्सिस था, और ये है आपका टेंसाइल फोर्स। व्हाट इज दिस? दिस इज ऑल अबाउट योर टेंसाइल फोर्स। और टेंसाइल फोर्स और कॉम्प्रेसिव फोर्स के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं लिवर आर्म। तो ये हो गया D माइनस XA/3। ठीक है, D कैसे आया था? क्योंकि D जब अगर मैं क्रॉस सेक्शन बनाता हूँ तो इफेक्टिव डेप्थ मतलब टेंशन जहाँ पे रीइंफोर्समेंट लगा हुआ है वहाँ तक की डिस्टेंस से ऊपर कॉम्प्रेशन के कंक्रीट के ऊपर टॉप लेवल तक स्मॉल d होता है। ओवरऑल डेप्थ की मैं बात करता हूँ तो बीम का पूरा क्रॉस सेक्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो ओवरऑल डेप्थ होता है। ये हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, अब बैलेंस सेक्शन की बात कर लेता हूँ। बैलेंस सेक्शन कौन सा सेक्शन होता है? जिसमें हमारा एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के इक्वल होता है, और आपका योर CA जो एक्चुअल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट है वो आपका सिग्मा CBC के बराबर होते हैं। मतलब CA की वैल्यू परमिसिबल स्ट्रेसेस ऑफ कंक्रीट इन बेंडिंग कॉम्प्रेशन के बराबर होगा। मतलब CA की वैल्यू क्या होगा? सिग्मा CBC के बराबर होगा, और एक्चुअल स्ट्रेसेस इन स्टील इज इक्वल टू सिग्मा SD के बराबर होंगे, और एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के व्हाट बराबर होगा। ठीक है, अब आपको डिजाइन करना होता है तो डिजाइन के लिए आपको एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करना होगा। एरिया ऑफ स्टील मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस देखो फॉर्मूला कॉम्प्रेशन साइड और टेंशन साइड में, तो किन दोनों फॉर्मूले में एरिया ऑफ स्टील शो हो रहा है मुझे? AST टेंशन साइड में। ठीक है, तो टेंशन साइड से भी एरिया ऑफ स्टील निकाल लोगे आराम से। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपको पता होगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर बैलेंस सेक्शन के लिए QBD² होता है। कितना होता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर बैलेंस सेक्शन? बैलेंस सेक्शन के लिए हम ऑलवेज डिजाइन करते हैं बैलेंस सेक्शन के जैसे। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बैलेंस सेक्शन का अगर हमारे को डिजाइन करना है तो क्या होता है? फॉर्मूला इज QBD²। ठीक है, व्हाट इज दिस Q? Q कैसे निकालेंगे? 1/2 C इंटू J इंटू K। ठीक है, ये आपके फैक्टर्स हैं सारे। ठीक है, ये कोफिशिएंट्स हैं। C क्या होता है? C तो आपको वही सिग्मा CBC कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस, जो कि आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट से देख के IS कोड से निकलना पड़ेगा। टेबल ऑफ IS कोड से, सही है? न्यूटन पर mm² में M20 M25 M30। देन K कैसे निकालते हैं? K हमने निकाल दिया था, K निकाला था क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर। K इज इक्वल टू व्हाट? MC/T प्लस MC आएगा। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मैंने निकाला था, X इज इक्वल टू व्हाट? K इंटू D। यस और नो? तो K का फॉर्मूला क्या लगा था? MC/T प्लस MC। यस, तो X इज इक्वल टू K इंटू D होता है। तो K का कोफिशिएंट आपको पता होना चाहिए। कैसे निकालोगे K? MC/T प्लस MC से। ठीक है, वही सिग्मा SD, C सिग्मा CBC, M मॉड्यूलर रेशियो। क्लियर? तो K निकल जाएगा। अब आपको निकालना है J निकालने के लिए आपका कोफिशिएंट J इज इक्वल टू व्हाट? 1 माइनस K/3 कर दोगे। दीज आर ऑल कोफिशिएंट आपको पता होना चाहिए जब भी आपको वर्किंग स्ट्रेस मेथड से बीम डिजाइन करनी है। तो J का नाम होता है लिवर आर्म फैक्टर और कुछ होता है, देख लेंगे उसको। ठीक है, तो J आपका हो गया, K हो गया, Q हो गया,
मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कोफिशिएंट, ठीक है। Q कैसे निकाला 1/2 C इंटू जे इंटू के, और Q इज इक्वल टू 1/2 जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वो बैलेंस सेक्शन कैसे निकल गया QBD स्क्वायर। तो QBD स्क्वायर में मेन क्या था आपका निकालना Q कैसे निकल रहा है इन 1 2 3 फॉर्मूले से। Q मिल गया, विड्थ ऑफ सेक्शन पता ही होगी आपको 300 mm 450 mm 500 mm। स्मॉल d की वैल्यू जब आपका ओवरऑल डेप्थ से इफेक्टिव कवर माइनस कर दोगे तब इफेक्टिव d, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वो बैलेंस सेक्शन आप निकाल लो, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और बैलेंस सेक्शन आपने निकाल लिया, तो बैलेंस सेक्शन आपका डिजाइन करना ही होता है, ठीक है ना। उसके बाद आपके अगर मैं बात करता हूँ कि ठीक है, देन इसके बाद टेंशन साइड से अगर मुझे एरिया ऑफ स्टील निकालना है, टेंशन साइड से एरिया ऑफ स्टील निकाल लोगे। टेंशन साइड से एरिया ऑफ स्टील कैसे निकालोगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बैलेंस सेक्शन पता ही होगा आपको, इसको इक्वल कर दोगे, टीए पता होगा, एरिया ऑफ स्टील निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ स्टील फ्रॉम टेंशन साइड इज इक्वल टू व्हाट, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टीए इनटू डी माइनस एक्सए बाय टी। इस फॉर्मूले से भी आप एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। वरना कंप्रेसिव फोर्स को टेंसाइल फोर्स के बराबर भी कर दोगे तो भी आपका क्या हो जाएगा एरिया ऑफ स्टील। सेकंड ऑप्शन इज कंप्रेसिव फोर्स को टेंसाइल फोर्स के इक्वल अगर मैं कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ स्टील मिल जाएगा। कर लो, कंप्रेसिव फोर्स क्या होता था 1/2 b इंटू एक्स इंटू 1/2 b इंटू एक्स इंटू सी ए विच इज इक्वल टू व्हाट एम एस टी डी माइनस एक्स ए बाय 3, यही था। अरे ये होता है, तो यहां से आप क्या कर लोगे एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। दोनों ही तरीके हैं आपके पास, ठीक है ना, क्लियर, यस और नो। एक और आपको अगर एरिया ऑफ स्टील निकालना है तो आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लोगे सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम के लिए QBD स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्टील होता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय सिग्मा स्टील टू जेडी। क्या होता है तीसरा एरिया ऑफ स्टील निकालने का तरीका, AST is equal to what, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन सिग्मा ST into J into D। From this formula also you can calculate your area of steel। Q पता पड़ गया 1/2 C into J into K, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बैलेंस सेक्शन QBD स्क्वायर, K MC अपॉन D प्लस MC, J 1 माइनस K बाई 3। ये सारे फैक्टर निकाल के एरिया ऑफ स्टील कंप्रेसिव फोर्स टेंसाइल फोर्स से निकल जाएगा, दैट्स इट। अब आपको अगर स्ट्रेसेस निकालने हैं, मान लो स्ट्रेसेस कैसे निकालोगे आप, अगर आपको एक्चुअल में स्ट्रेसेस निकालने हैं किसी भी बीम सेक्शन पे तो क्या करोगे आप, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और बेंडिंग मोमेंट को क्या कर दोगे, इक्वल कर दोगे, ठीक है। अगर आपको स्टील के स्ट्रेसेस निकालने हैं या फिर कंक्रीट के स्ट्रेसेस निकालने हैं तो बेंडिंग मोमेंट मतलब जो बीम पे लोड लगा होगा, बीम का कुछ स्पान होगा, उसका कुछ खुद का बेंडिंग मोमेंट होगा। जैसे अगर मैं से फॉर एग्जांपल इफ दिस इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम which is having a uniformly distributed load and this beam is having a span of 6 meters, then what is the maximum bending moment, parabolic WL square upon 8, सिंपल, W पता है, L पता है, 8 पता है, बेंडिंग मोमेंट निकल जाएगा बीम का खुद का। उसको आप उसकी रेजिस्टेंस कैपेसिटी QBD स्क्वायर के बराबर कर दोगे तो आपका स्ट्रेसेस मिल जाएंगे। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मतलब बीम कितना रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है, सही बात है, क्लियर है। तो अगर आपको लिख लो एक पॉइंट, इफ यू हैव टू फाइंड आउट द स्ट्रेसेस ऑफ स्टील एंड कंक्रीट, if we have to find out the stresses in steel and concrete, भैया d माइनस एक्स से होता है ना यार, d माइनस एक्स से होता है यार, मेरी बातों में आ जाते हो है ना। वो तो जब हम बराबर करते हैं ना 1/2 b into x into c m a h t, तो ये हो गया इतना डिस्टेंस बचता है d माइनस एक्स से, ठीक है। ऐसे था ना ये वाला नीचे वाला पोर्शन, ये कितना बचा था, ये d माइनस एक्स, ठीक है।
तो ये हो गया आपका। तो स्ट्रेसेस निकालने हैं स्टील में और कंक्रीट में, तो आपको बेंडिंग मोमेंट को मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के इक्वल करना होगा, ठीक है। एक आपने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के सारे कॉन्सेप्ट देख लिए। अब आप एक डिज़ाइन का क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम देख लेते हैं कि ओवर कर देंगे। क्लियर है? डेप्थ रिक्वायर्ड अगर आपको निकालनी होगी ना, तो इसमें डेप्थ रिक्वायर्ड भी देख लो। डेप्थ रिक्वायर्ड इज इक्वल टू व्हाट? अंडर रूट ऑफ बेंडिंग मोमेंट अपॉन अंडर रूट ऑफ बेंडिंग मोमेंट क्यू इनटू बी। अंडर रूट ऑफ व्हाट? बेंडिंग मोमेंट अपॉन क्यू इनटू बी। यहां से आपको अगर डेप्थ नहीं पता और डेप्थ कितनी है, बीम की डेप्थ कितनी मैं प्रोवाइड करूं, ठीक है, डेप्थ रिक्वायर्ड कितनी है, रिक्वायर्ड कैसे पता पड़ता है बताओ मुझे। रिक्वायर्ड मतलब क्या होता है? व्हाट इज रिक्वायर्ड? चाहिए, बीम की डेप्थ चाहिए एज पर योर बेंडिंग मूवमेंट। जो आपका बेंडिंग मूवमेंट अगर आ रहा है इस बीम पे, जो भी लोड लग रहा है उसके बेसिस पे मैं कितनी डेप्थ रखूं, रिक्वायर्ड कितनी है। अगर मेरी बीम की डेप्थ मैंने कम प्रोवाइड करी है तो उसको बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर? तो कैसे निकालोगे? अंडर रूट ऑफ बेंडिंग मूवमेंट अपॉन क्यू इनटू बी। क्यू पता है आपको, बी पता है, बेंडिंग मूवमेंट पता है, डेप्थ रिक्वायर्ड पता पड़ जाएगा। अब अगर आपको एक और मैं पार्ट बता दूं, क्वेश्चन में विड्थ दे दे, क्रॉस सेक्शन की विड्थ दे दे, ठीक है, ये आपको विड्थ दिया होगा, मान लो डेप्थ नहीं दिया होगा क्वेश्चन में, और बोला बीम को डिजाइन करना है, ठीक है, और कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका स्पान दिया होगा मान लो 10 मीटर्स, ठीक है, 10 मीटर स्पान दिया होगा, विड्थ ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन होगा, डेप्थ नहीं दिया होगा, तो आप क्या एज्यूम कर लोगे कि जितना आपका स्पान है ना, स्पान को mm में कन्वर्ट करोगे, डिवाइडेड बाय 10 कर दोगे, एज्यूम कर लोगे, तो हमारा अप्रोक्सीमेशन पहुंचा देगा कि हाँ ओवरऑल डेप्थ इतनी पहुंचनी होगी। डिज़ाइन जब करेंगे, मैं डिज़ाइन ही तो बता रहा हूँ, तो आप डिज़ाइन का ही पार्ट है तो कैलकुलेट करवा लिया मैंने। तो अगर देखो आपको डेप्थ नहीं पता तो विड्थ पता है, ठीक है, विड्थ पता है, तो भाई जब सेल्फ वेट कैलकुलेट करोगे बीम का, भाई बिना डायमेंशन के बी और डी के आप मूव ऑन हो पाओगे आगे। अगर मुझे इसका ये डायमेंशन और इसका ये डायमेंशन नहीं पता होगा तो मैं इस पर खुद का कितना सेल्फ वेट आ रहा होगा, लोड बी इंटू डी इंटू डेंसिटी ऑफ दिस मटेरियल विच इज़ द सेल्फ वेट, और उसके ऊपर लाइव लोड भी आ रहा होगा, तो लाइव लोड प्लस सेल्फ वेट होगा टोटल लोड। तो बेंडिंग मोमेंट निकालूंगा तो W_L²/8 होता है, तो W की वैल्यू क्या करूंगा, इसकी खुद की वेट प्लस लाइव लोड का वेट। क्लियर? तो अगर मुझे बीम में विड्थ दी हुई है, समझ में आ रहा है बेटा, बीम में विड्थ दी हुई है, डेप्थ नहीं दी, तो क्या करोगे एजम्पशन, स्पान डिवाइडेड बाय 10 कर लोगे। तो स्पान मान लो 10 मीटर का है तो 10,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1000 से, है ना, 10,000 डिवाइडेड बाय व्हाट 10, कितना आ गया 1000 आ गया, ठीक है। तो विड्थ मान लो 700 दी हुई है, तो डेप्थ आप कितनी प्रोवाइड करो, ये प्रोवाइड करी है हमने, दिस इज व्हाट प्रोवाइडेड, और रिक्वायर्ड और प्रोवाइडेड में अंतर होता है, यस और नो। हमने एज्यूम करके माना प्रोवाइड करी थी, फिर चेक कर लेंगे हम उसमें कि जब हमारा एरिया ऑफ स्टील वगैरह हम देख लेंगे तो हम चेक कर लेंगे कि हमारे आसपास आ रहा नहीं आ रहा, तो फिर से हम डेप्थ और बढ़ा देंगे। क्लियर? ठीक है, दिस इज द वे वी डिज़ाइन द बीम्स। बट हम ज़्यादा डिटेल में तो हम पहुँच चुके हैं वैसे, बस ये ख़त्म ही हो रहा है। इसके बाद डबली रिइंफोर्स भी आएगा, इसका WSM का, देन उसके बाद आपका लिमिट स्टेट स्टार्ट होगा पूरे। तो हम इसको जल्दी जल्दी खत्म करते हैं जिससे कि लिमिट स्टेट खत्म हो। तो पहली यूनिट हमारी मैक्सिमम है 30 से 35 लेक्चर लगते हैं बेसिकली, 25 लेक्चर्स में मैं इसको फिनिश करने की कोशिश करूँगा, बाकी के 25 लेक्चर में 4 यूनिट हो जाएंगे मेरे। समझ में आ रहा है? फर्स्ट यूनिट इज़ वेरी लेंथी, फर्स्ट यूनिट में एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है, फर्स्ट यूनिट के अंदर ही सब कुछ करना है। जब आपको फर्स्ट यूनिट में सारे पैरामीटर, सारे ये जो आपका सिग्निफिकेंस पता पड़ जाएगा, तो उसके बाद तो आपको बस अप्लाई करके, अब जैसे बीम आपने डिज़ाइन कर ली तो उसका स्ट्रप्स डिज़ाइन करना है सेकंड यूनिट में। बस स्ट्रप्स तो क्या ही होता है पता ही है आपको, शियर रेनफोर्समेंट, वो डिज़ाइन कर दिया। तीसरे यूनिट में कॉलम डिज़ाइन कर दोगे, कॉलम तो बहुत सिंपल है। फिर चौथी यूनिट में स्लैब डिज़ाइन कर दोगे। पाँचवीं यूनिट में 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, कंबाइंड फुटिंग और राफ्ट फाउंडेशन और रिटेनिंग, बस खत्म। सही है? तो उनके तो एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, डिज़ाइन खत्म। किसका? राफ्ट फाउंडेशन का एक क्वेश्चन कराया, डिज़ाइन खत्म, वैल्यू बदल के आएगा बस। सेम विद रिटेनिंग वॉल का एक क्वेश्चन कराऊंगा, डिज़ाइन खत्म। स्लैब में कॉन्सेप्ट बिल्डअप कराऊंगा 3 लेक्चर में, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, 1 वे स्लैब का पूरा डिज़ाइन, 2 वे स्लैब का पूरा डिज़ाइन, डिज़ाइन खत्म। समझ में आ रहा है मतलब कैसे प्रोसेस खत्म होगा। शेयर इन्फोर्समेंट में 6-7 क्वेश्चन कराऊंगा छोटे छोटे, वैल्यू बदल के, अलग अलग कॉन्सेप्ट लगा के खत्म। कॉलम में
सर्कुलर कॉलम है और एक आपका रेक्टेंगुलर कॉलम या फिर स्क्वायर कॉलम, दो तरह के कॉलम डिजाइन करना है कॉलम को। ओके, मतलब वहाँ पे तो क्या है ना, जल्दी हो जाएगा आपको। फर्स्ट यूनिट है जो आप लोगों ने जिन्होंने पॉली करी हुई है उनको पता होगा, पता नहीं पता? वर्किंग स्ट्रेस मेथड को पढ़ना अपने आप में एक ग्रंथ है, महाभारत, ठीक है। इसको आप अच्छी तरह देखो, कॉन्सेप्ट अगर बिल्डअप है, स्ट्रेस डायग्राम बना पा रहे हो, स्ट्रेन डायग्राम पता पड़ रहा है, असम्पशंस क्लियर है। असम्पशंस क्या होते हैं रीइंफोर्स्ड कंक्रीट डिजाइन के वर्किंग स्ट्रेस मेथड में? प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर बेंडिंग और इवन आफ्टर बेंडिंग, मतलब स्ट्रेन डायग्राम इज ऑलवेज लीनियर। जैसे मैंने बताया था, ये बीम थी, इसमें मान लो मैंने कपल लगा दिया, बेंड कर दिया, फ्लेक्सुरल बीम होती है, तो जब मेरी बीम बेंड होगी, ऊपर के फाइबर्स कंप्रेशन होते हैं, नीचे के फाइबर्स टेंशन में होते हैं, तो क्या होता है उसमें स्ट्रेन डायग्राम जब भी होगा किसी भी सेक्शन पे मैं प्लॉट करूंगा वो लीनियर ही होगा। सेम दूसरा असम्पशन मैंने बताया था, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज कंप्लीटली इग्नोर्ड, एरिया बिलो न्यूट्रल एक्सिस इज इग्नोर्ड। जो हम ये बनाते हैं इसके नीचे का एरिया हम इग्नोर ही करके चलते हैं, क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेंथ जो भी देता है वो बियर कौन करता है? रीइंफोर्समेंट करता है, ना कि कंक्रीट। तीसरा था स्ट्रेसेस और स्ट्रेन आर डेवलप्ड फ्रॉम रिलेशनशिप डायग्राम, हाँ कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस तब, ठीक है। चौथा था मॉड्यूलर रेशियो, हमारा मॉड्यूलर रेशियो क्या होता है? 280/3 सिग्मा सीबीसी लेंगे, जिसमें आपका आईएस कोड कहता है क्रीप का इफेक्ट को हमने क्या किया है? कंसीडर किया है पार्शियली, ठीक है। फिफ्थ असम्पशन था आपका मॉड्यूलस ऑफ प्लास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट 5000 रूट ऑफ एफसीके इज कांस्टेंट, क्लियर है। तो ये आपके असम्पशंस हैं जो कि हम मान के चलते हैं व्हाइल डिजाइनिंग और वर्किंग स्ट्रेस मेथड, व्हाइल डिजाइनिंग ऑफ बीम्स, ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन नोट करिए, ठीक है। क्वेश्चन है, इफ वी आर हैविंग अ बीम ऑफ साइज व्हाट 300 mm, या फिर आप ले लो 300 mm by 650 mm, ठीक है। अ सिंपली सपोर्टेड बीम लिख लो, अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ साइज 300 mm by 650 mm, ब्रैकेट में लिखा हुआ है ओवरऑल डेप्थ। इसका क्या मतलब है? पूरी इफेक्टिव डेप्थ कैसे निकालोगे? इफेक्टिव कवर को माइनस करके दो, कवर नहीं दिया होगा तो कितना मान लोगे? 50 mm मान लो, 25 mm मान लो, 30 मान लो, ठीक है, कर लोगे। तो हमारे को अप्रोक्सीमेशन करने के लिए 650 में से 50 mm मान लेते हैं तो 600 की कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, ठीक है ना। ओवरऑल डेप्थ दी हुई है, इस प्रोवाइडेड, ठीक है, स्पान ऑफ एंड स्पान ऑफ 6 मीटर्स, 6 मीटर का स्पान दिया हुआ है, सब्जेक्टेड टू लाइव लोड ऑफ, सब्जेक्टेड टू अ लाइव लोड ऑफ, लाइव लोड लगता है हर बीम पे लगता है 20 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है, एक्सक्लूडिंग सेल्फ वेट। व्हाट इज दिस मीनिंग? ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग सेल्फ वेट, मतलब जो बीम का वेट होता है उसको ऐड करके इसमें लगता है। नहीं तो एक्सक्लूडिंग सेल्फ वेट का क्या मतलब है? मान लो ये बीम दी हुई है 300 mm की और 650 mm की, सेल्फ वेट मतलब जो बीम का खुद का वेट है वो एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो जब हमारे को बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तो इंक्लूड करना पड़ेगा, तो सेल्फ वेट को आपको ऐड करना पड़ेगा, तो सेल्फ वेट भी निकालना पड़ेगा प्लस लाइव लोड में ऐड करना पड़ेगा, तब जाके ओवरऑल वेट आएगा। यस और नो? ठीक है। एक बोल रहा है फाइंड आउट द स्ट्रेसेस इन स्टील एंड कंक्रीट, इसमें बोल रहा है स्ट्रेसेस कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट द स्ट्रेसेस इन स्टील एंड कंक्रीट इफ
इसने मॉड्यूलर रेशियो की वैल्यू डायरेक्ट दे दी भाई। ये इंटरेस्टेड किसमें है, स्ट्रेसेस को निकालने में इंटरेस्टेड है, तो ये सब तो निकाल ही लोगे वैसे भी, है ना। तो एम की वैल्यू इसने डायरेक्ट दे दी, पुट करो भाई, ठीक है। M25 हो गया मतलब, है ना। और एरिया ऑफ स्टील दिया है 4 नंबर ऑफ बार्स, एरिया ऑफ स्टील दिया है 4 नंबर ऑफ बार्स ऑफ 25 mm डायमीटर, ठीक है। अब वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करवा रहा है, सॉरी स्ट्रेसेस कैलकुलेट करवा रहा है, ठीक है। बीम का डिजाइन बना लोगे, दिस इज योर रेक्टेंगुलर बीम, यही है, सिंपली सपोर्टेड है, सिंपल सपोर्ट बना दी मैंने, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है 20 किलो न्यूटन पर मीटर। इसका क्या है, लाइव लोड, दिस इज योर व्हाट, लाइव लोड। इसका अगर मैं क्रॉस सेक्शन बना दूं इस बीम का, तो उसमें मैं बी और डी भी दिखा दूंगा। बी कितना दिया है 300 mm, यस और नो। ओवरऑल डेप्थ कितनी दी हुई है 650 mm। अगर एरिया ऑफ स्टील यहाँ पे प्रोवाइड करें हैं इन्होंने कितने 4 नंबर ऑफ बार्स, यही करेंगे हम सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम है, यही करेंगे। तो यहाँ से अगर मैं अज्यूम कर लूँ कवर कितना है स्टील के रीइंफोर्स्ड 50 mm, 50 mm इफेक्टिव कवर कंसीडर कर रहा हूँ, तो स्मॉल डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600 mm। क्लियर, क्लियर है। और ये आपका स्पान कितना दिया हुआ है 6 मीटर्स, 6 मीटर। अब इस बीम का खुद का बी और डी के बेसिस पे सेल्फ वेट नहीं दिया, एक्सक्लूड कर रहा है, तो मुझे लोड कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जिससे कि मैं बेंडिंग मूवमेंट निकालूंगा। जब मैं बेंडिंग मूवमेंट इस बीम का निकाल दूंगा, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर बैलेंस एक्शन मुझे पता ही होता है, क्यू बी डी स्क्वायर होता है। क्यू कैसे निकलता है 1/2 C इंटू J इंटू K से, K निकल जाएगा एम अप K इक्वल टू MC अपॉन T प्लस MC से, और J निकल जाएगा 1 माइनस K/3, वही सारे फॉर्मूले जो अभी लिखा हुआ है, सही है। तो आपको बेसिकली बेंडिंग मोमेंट निकालना है पहले तो बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए लोड पहले पता होना चाहिए, बीम पे लोड कितना आ रहा है। बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालोगे, लोड पता होगा, तो मुझे लाइव लोड तो पता है, पर एक्सक्लूड लिखा हुआ है यहाँ पे, इंक्लूडिंग सेल्फ वेट लिखा होता तो सेल्फ वेट को कैलकुलेट नहीं करना होता, उसी में हो जाता, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन पार्ट ये। फर्स्ट आप कैलकुलेट करिए सेल्फ वेट ऑफ द बीम, सेल्फ वेट ऑफ बीम। बीम का सेल्फ वेट कैसे निकालोगे, ओवरऑल वेट, ओवरऑल डेप्थ इनटू 1 मीटर से मल्टीप्लाई करते हैं इनटू यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट इज 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, तो 25 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। वेट कितनी दी आपकी 300, डेप्थ है आपका ओवरऑल 650, 1 इंटू 25 कितना आ गया, ये आपका आ गया 4.875 किलो न्यूटन पर मीटर, 4.875 किलो न्यूटन पर मीटर। वेट को 0.3 कर देना इंटू 0.65 इंटू 25, सही है। इसको 0.3 लिख दो, mm में अगर काम कर रहे हो तो 300 भाई mm में और कन्वर्ट कर लोगे ना 300 mm, ये mm में मीटर में करना है, डिवाइड बाय 1000 कर दोगे, 300 डिवाइड बाय 1000 0.3 मीटर, क्लियर। तो ये आपका 0.3 आ गया, क्लियर। इसको भी लिख दो 0.65, ठीक है। अब लिख लो 4.875 किलो न्यूटन पर मीटर आ गया, यस। नाउ आपको ऐड करना होगा लाइव लोड। लाइव लोड कितना गिवन है 20 किलो न्यूटन पर मीटर। सर इसमें स्टील का लिमिट है क्या, स्टील का स्टील तो सब कुछ आ गया ओवरऑल इसके अंदर। भाई अभी बीम की बात कर रहे हो, बीम बेंडिंग मूवमेंट जो आप निकाल रहे हो, तो बेंडिंग मूवमेंट में बीम का खुद का वेट कितना है, बीम का सेल्फ वेट की बात कर रहे हो अभी आप, बीम की तो बात कर रहे हो, उसके बाद आएगा ना आपको तो एरिया ऑफ स्टील। तो एरिया ऑफ स्टील अगर आप कंसीडर कर लोगे तो फिर तो कैसे कैलकुलेट करोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे। पहले आप भाई मान लो मेरा वेट है, मेरे वेट में किडनी विडनी सबके वेट आ रहे होंगे ना इंक्लूडेड, हैं सभी कुछ हो रहा होगा ना, अलग अलग थोड़ी बात करोगे कि भाई आपका है ना कि पॉकेट में अभी चाबी रख ली, भाई वो तो चलो वो है कि भाई हट रहा है हट रहा है, मेरा खुद का वेट तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँ, ठीक है। तो सेल्फ वेट ऑफ बीम निकल गया, लाइव लोड हो गया, टोटल वेट कितना हो गया, टोटल वेट आप कैसे निकालोगे, लाइव लोड प्लस डेड लोड। सेल्फ वेट को हम बोलते हैं डेड लोड, क्या बोलते हैं, समझ में आ रहा है। डेड लोड वो लोड होता है जो कि हम डिजाइन के वक्त एज अ अप्लाई करते हैं डिजाइनिंग के दौरान। जैसे आपका फ्लोरिंग का लोड भी डेड लोड में कंसिडर होता है,
सुपर डेड लोड में कंसीडर करते हैं बेसिकली। सुपर डेड लोड मतलब ये फ्लोरिंग है हमारी विट्रीफाइड टाइल्स जो लगी हुई हैं, इसकी खुद का वेट होगा, ये हमने पूरी बिल्डिंग में लगाया हुआ है। वैसे तो हमने स्लैब कास्ट करी है, स्लैब का खुद का वेट तो हमने डेड लोड में कंसीडर किया हुआ है। सुपर डेड लोड में किसको बोल रहा हूँ कि स्लैब के ऊपर हमने टाइल्स वगैरह लगाई है, उसको हम सुपर डेड लोड बोल रहे हैं, ठीक है। तो उसको भी हम क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी कंसीडर कर रहे हैं। तो टोटल लोड W, जिसको हम क्या बोलते हैं W, कितना आ गया 20 प्लस 4.875 कितना होता है 24.875 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है ना, पर मीटर लग रहा है। हाँ मल्टीप्लाई नहीं हुआ यार, ये इसको W टोटल लोड में क्या बोल रहे हैं W, ठीक है। टोटल लोड को हम बोल रहे हैं W। सेल्फ वेट निकल गया मेरा, सेल्फ वेट एक बार में निकल गया तो इस बीम का खुद का बेंडिंग मोमेंट निकाल लोगे, खुद का बेंडिंग मोमेंट निकाल लोगे। सिंपली सपोर्टेड बीम में यूडीएल लगा WL² होता है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो दूसरा स्टेप कितना होता है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम कितना हो गया आपका WL²/8। अभी मैं कहीं फैक्टर्ड से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कहीं फैक्टर वेक्टर कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा। वो कहाँ पे करेंगे फैक्टर्ड, लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन में। नहीं इसमें कुछ करना ही नहीं है, इसमें हमारे सर्विस लोड पे काम करते हैं। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में मैंने बताया था कि सर्विसेबिलिटी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है वो। यहाँ पे हम कोई भी फैक्टर नहीं कर रहे हैं, 1.5 कोई लोड फैक्टर, डेड लोड का कोई मटेरियल फैक्टर कर रहे हैं, अप्लाई नहीं कर रहे। वो हम करेंगे लिमिट स्टेट मेथड में कि लोड हमने सर्विस लोड निकाला, उसको हमने फैक्टर्ड कर दिया, अल्टीमेट तक पहुँचा दिया, वर्किंग तक, है ना। तो WL²/8, तो W की वैल्यू 24.875 इंटू L 6 मीटर का स्क्वायर/8 कितना आया 111.9375 किलो न्यूटन। यूनिट बताओ हाँ, बॉन्डिंग मोमेंट है, बेंडिंग मोमेंट, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आपका मिल गया बेंडिंग मोमेंट 111.937। अब ये जो बीम मैंने प्रोवाइड करी क्वेश्चन में 300 mm बाय 650 mm की, एक्सक्लूड कर दिया सेल वेट तो, और 20 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड लगा दिया। तो इस बीम का लोड अब इतना आ रहा है। कैलकुलेट करना क्या है, मुझे स्ट्रेसेस कैलकुलेट कर रहे हैं स्टील में और कंक्रीट में, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, स्ट्रेसेस कैलकुलेट करने के लिए मैंने लिखवाया था कि बेंडिंग मोमेंट को किसके बराबर कर दो, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और बैलेंस सेक्शन के बराबर। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और बैलेंस सेक्शन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, QED²। BD पता है, Q निकाल लोगे 1/2 C × J × K पता है, MC/T+MC, C पता है आपको, सिग्मा CBC की वैल्यू कितनी होगी, M25 है, बेसिकली स्मॉल m की वैल्यू 11 दी हुई है, तो M25 ग्रेड है, M25 हो गया तो C की वैल्यू कितनी हो गई 8.5 न्यूटन पर mm²। समझ में आ रहा है, ये सारी चीजें आप मैथ दिमाग में हो रही होंगी, क्लियर है। यही सब क्लियर अंडरस्टैंडिंग करना, वरना ग्रेड ऑफ कंक्रीट बदलेगा, ग्रेड ऑफ स्टील बदलेगा। सिग्मा ST की वैल्यू भी हम 230 न्यूटन पर mm² कब ले रहे हैं, 415 जब दे रहे हैं। जब 475 और 500 कर देंगे तो 275 हो जाती है उसकी वैल्यू। 144 नहीं होती, 190 होती है। 250 Fe250 की जो माइल्ड स्टील होता है उसकी सिग्मा ST की वैल्यू होती है 190 न्यूटन। IS कोड में दिया हुआ, कोई घबराने की बात है नहीं। 0.55 टाइम्स ऑफ हो जाती है वैल्यू। तो सिग्मा ST की वैल्यू Fe500 के लिए कितनी हो जाती है 275। लास्ट वाली टेबल अभी दिखवाऊंगा, IS कोड एक बार स्टडी करेंगे, जिसमें हम सिग्मा ST की वैल्यू देखना सीखेंगे, जिसमें हम सिग्मा CBC की वैल्यू देखना सीखेंगे। वो सब तो 5 मिनट का काम है, बट आपको पता होना चाहिए, पेज नंबर दिमाग में होना चाहिए। जब आपको डिज़ाइन करना होगा तो सिग्मा CBC की पेज नंबर 78 पे खोलो, 79 पे खोलो, या फिर अलग अलग पेजेस पे होती है ना वैल्यू। और ग्रेड ऑफ कंक्रीट कुछ भी आ सकता है पेपर में, तो देखना आना चाहिए ना कहाँ पे वैल्यू दी हुई है। बस दो ही चीज़ तो वैल्यू देखनी है अभी तक, और मॉड्यूलर रेशियो की वैल्यू देखनी होगी 280/3 सिग्मा CBC वाला, क्लियर है। तो वो निकाल लोगे तो आप स्ट्रेसेस फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, कंप्रेसिव फोर्स को टेंसाइल फोर्स के बराबर कर दोगे। बेंडिंग मोमेंट और उसको बेंडिंग मोमेंट और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर कर दोगे। तो बेंडिंग मोमेंट आपने निकाला था 111.913 विच इज इक्वल टू व्हाट, QBD²। ये बराबर
कर दोगे। ठीक है, क्यू का फॉर्मूला मैं अब पूरा नहीं करा रहा, कर लोगे अपने आप ही, नोट्स वोट्स दे दूंगा। क्लियर है? हो जाएगा। हाँ, क्यू का फॉर्मूला इज 1/2 C into J into K, K is equal to MC upon T plus MC और J is equal to 1 minus K by 3। इसमें स्टील मानने के हिसाब से पड़ता हाँ, है, स्टील मानने के हिसाब से पड़ता है। स्टील कितना अभी कहीं नहीं दिया, एज्यूम करा है, कुछ नहीं बोला। Fe 500 या 415 मान लो, कहीं यूज हो रहा है एरिया ऑफ स्टील का? स्टील का तो कोई यूज आया ही नहीं है। एम की वैल्यू एक्स से निकाल लोगे। सर टी की वैल्यू रखने के लिए इसको यूज हुआ है। पहले तो देखो भाई, देखो कॉम्प्रेसिव फोर्स, बेंडिंग मोमेंट और वो निकाल दिया आपने। बेंडिंग मोमेंट और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को बराबर करने के लिए आपको CA और TA निकालना है ना आपको। तो बेसिकली तो CA और TA कब निकलेंगे? CA कब निकलेंगे? जब आप कॉम्प्रेसिव फोर्स लिखोगे। कॉम्प्रेसिव फोर्स, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पता है, बेंडिंग मोमेंट पता है सर बैलेंस सेक्शन में तो टेबल से कर सकते हैं ना भाई। बैलेंस सेक्शन के लिए कहाँ बोला मैंने बैलेंस सेक्शन है? बैलेंस सेक्शन कब बोला है मैंने इस क्वेश्चन में, बताओ। मैंने बैलेंस सेक्शन बोला भाई। स्ट्रेसेस आपको निकालने हैं तो अभी तो पता ही नहीं है, बैलेंस सेक्शन तो है ही नहीं कुछ। ठीक है, तो आपको देखो यहाँ से इस फॉर्मूले से बेंडिंग मोमेंट, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लिया आपने पूरा। अब यहाँ से अब आपको CA निकालना है। तो CA किस फॉर्मूले में आता है? कॉम्प्रेशन साइड में ऊपर होता है, ऊपर होता है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/2 B into x into CA into D minus XA by 3। तो CA निकालना है तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पता है आपको, B XA CA सब पता है, मतलब CA निकालना है। XA निकालना पड़ेगा उसमें, पहले निकालना पड़ेगा, XA निकालना पड़ेगा भाई। बैक कैलकुलेशन दिमाग में कर लिया करो ना। देखो CA निकालना है बेसिकली। CA मेरा फॉर्मूले में आता है कंप्रेशन साइड वाले में 1/2 B into XA into CA into D minus XA by 3। CA निकालना है, ये नहीं पता पर मुझे, तो पहले ये निकालूंगा मैं, है ना। ये कैसे निकालोगे? मोमेंट ऑफ एरिया ऑन बोथ साइड्स ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। B into XA into XA by 2 is equal to MAST D minus XA। तो ये XA स्क्वायर हो जाएगा। B into XA into XA by 2 XA स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ से XA निकलेगा पहले, एक्चुअल डेप्थ, जो एक्चुअल डेप्थ मिलेगी मुझे। क्लियर? वो मैं यहाँ पे पुट करूंगा, तब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी पता है, XA भी पता है, B भी पता है, तब CA निकलेंगे। क्लियर है? निकाल लोगे ना? CA निकल रहा है तो TA तो निकाल लोगे सिमिलर ट्रायंगल से। TA निकाल लोगे सिमिलर ट्रायंगल से। कैसे निकालोगे? पता चल जाएगा ये एक्चुअल स्ट्रेसेस हैं, ये TA अपॉन M है यहाँ पे। ये पता होगा आपको कितना है, D minus XA, ये XA। सही है? तो CA अपॉन XA इज इक्वल टू TA अपॉन M अपॉन D minus XA। तो TA निकल जाएंगे जब CA निकाल दोगे। क्लियर? तो यहाँ पे आपका डिजाइनिंग का क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ, अभी आपका क्वेश्चन खत्म हुआ है किसका? स्ट्रेसेस कैलकुलेट का। अब डिजाइनिंग में कुछ नहीं करना, एरिया ऑफ स्टील निकालना है फाइनली। उससे पहले डेप्थ रिक्वायर्ड चेक करना है, और उससे पहले लोड कैलकुलेशन ये करना है, बीम के ऊपर लाइव लोड, डेड लोड भी लगाना है, और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम के लिए QBD स्क्वायर पुट करना है। क्लियर है? तो QBD स्क्वायर लगा दोगे, सारे फॉर्मूले सेम बनेंगे। ठीक है? डेप्थ रिक्वायर्ड चेक कर लोगे किस फॉर्मूले से? अंडर रूट ऑफ बेंडिंग मोमेंट अपॉन Q into B। ठीक है? Q into B, B Q into D थोड़ी लिखवाया हुआ, B होगा, Q into B। ठीक है? तो डेप्थ रिक्वायर्ड हो जाएगा। तो फिर एरिया ऑफ स्टील निकाल लोगे। एरिया ऑफ स्टील कैसे निकालेंगे हम? फॉर्मूले से। 3 फॉर्मूले लिखवाए थे मैंने। सिग्मा ST को बेंडिंग मोमेंट अपॉन सिग्मा ST into JD से निकाल लो, या फिर आप टेंशन साइड से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर कर लो TA into AST वाले से, या फिर आप कंप्रेसिव फोर्स को टेंसाइल फोर्स के बराबर करके निकालो। तो सिग्मा ST वाले फॉर्मूले से निकाल लोगे तो डिजाइन हो जाएगा। बेसिकली कुछ भी नहीं करना। क्लियर है? क्लियर हो गया? वर्किंग स्ट्रेस में सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम ओवर करूं सर। इसमें जो ये जूम करना पड़ेगा ना, जैसे एरिया ऑफ स्टील आ जाएगा तो हम मतलब कितना mm की बार मानेंगे। हाँ, तो वो एरिया ऑफ स्टील अगर आपका आ गया, इसको सुन लो, एरिया ऑफ स्टील आ गया, मान लो AST 850 mm स्क्वायर, ये आपने निकाल दिया। ठीक है?
अब आपको डिटेलिंग करनी है इसकी कि कितने नंबर ऑफ बार्स प्रोवाइड करो। तो एक बार का डाया का कितना होता है एरिया ऑफ स्टील और 1 बार 60 मान लेंगे सर। नहीं पाई बाय 4 Pi by 4 into डाया इनटू डाया का स्क्वायर है ना, ऐसे निकालते हो एरिया ऑफ स्टील। Yes, sir. ठीक है, अब टोटल एरिया इतना प्रोवाइड करना है आपको जो एज अ कैलकुलेशन जो आप करके निकाल के लाए हो। Yes, sir. अब डाया आपको मार्केट में मान लो 12 mm का अवेलेबल है, 16 mm का अवेलेबल है, तो एक बार का डाया का एरिया ऑफ स्टील निकाल लोगे Yes, sir. पाई बाय 4 इंटू 16 का यूज करना है मान लो, तो 16 का स्क्वायर, ये जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई, मान लो आ गई 105 mm स्क्वायर। 804 आया। कितना 804 आता है। एक बार का भी 804 आ रहा है, नहीं नहीं 4 बार आता है। तो ऐसे क्यों रटो नहीं यार कुछ भी यार। पाई बाय 4 इंटू डाया स्क्वायर जो भी आ गया मान लो 100 आ गया, Yes, sir. मान लो 100 mm स्क्वायर आ गया, ये तो एक बार का आ गया। अब नंबर ऑफ बार्स निकालने हैं, तो जो टोटल एरिया स्टील आया है डिवाइडेड बाय एक बार का डाया कर लोगे ये नंबर बहुत है। तो नंबर ऑफ बार्स आ जाएंगे। समझ में आया? कैसे निकालोगे नंबर ऑफ बार्स? एरिया ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ स्टील कितना प्रोवाइड कर रहे हो और रिक्वायर्ड है डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 बार। तो ये आपका क्या हो गया, नंबर ऑफ बार्स भी कैलकुलेट कर लिया आपने और बी आप समझ रहे हो सिविल इंजीनियर आप अब बढ़ गए हो, बन गए हो। अब भाई घरों में अगर बात करते हैं कि बीम पे लोड आ रहा है इतना इतना इतना, डिजाइन कर दोगे बीम को? बोला करो कि कोई बोलता है ना कि अगर फालतू बातें करें कि भाई सिविल इंजीनियर तो मिस्त्री विस्त्री वाले काम करते हैं, कौन से तुम्हारे को तो भाई सीमेंट सरिया में खेलना है, भैया हमें डिजाइन करना है, बोलते हैं ना हमें डिजाइन करना है, हमें बता दो लोड कितना आ रहा है हम डिजाइन कर लेंगे। ठीक है सर रियल लाइफ में ये सिंगली तो कहीं होता ही नहीं है। सिंगली रीइंफोर्स बीम तो कहीं नहीं होता, आप डबली रीइंफोर्स ही होता है। उसमें भी हम जब सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे तो ऊपर वाले जो बार्स होते हैं, नीचे वाले जो बार्स होते हैं टेंशन जोन में लगाते हैं, ऊपर वाले एंकरिंग करते हैं हम, तो एंकरेज बार्स भी बोलते हैं। जो किसका एंकरिंग करने का भाई बेंड करना होता है, उसमें बेंट अप बार्स के टर्म में हम शियर रिइंफोर्समेंट को प्रोवाइड करते हैं। सर वो सपोर्ट का काम करता है। भाई शियर को भी 50% रेजिस्ट करता है, क्या बात कर रहे हो? जो शियर रिइंफोर्समेंट आता है, मैक्सिमम शियर फोर्स जितना बीम पे लग रहा है उसका 50% मैक्सिमम कैपेसिटी होती है बेंट अप बार की रेजिस्ट करने की। तो टोटल शियर फोर्स है मान लो V 400 किलो न्यूटन डिवाइडेड बाय 2 200 तक बेंट अप बार तक रेजिस्ट कर लेता है। डिजाइन जब हम करेंगे शियर रिइंफोर्समेंट तब आएगा भाई, उसको L/4 डिस्टेंस से ज़्यादा सपोर्ट से बेंड नहीं करते हैं। ठीक है, अंडर रूट। ठीक है तो बेंट अप बार का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। जो हम शियर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, जो बीम बन गई ना हमारी, अभी तो हमने क्या कर दिया, एरिया ऑफ स्टील निकाल दिया, यहाँ सरिये लगा दिए। समझ में आ रहा है? कहाँ लगा दोगे सरिये? आप ये यहाँ। अब इसको होल्ड करने के लिए स्टरअप डिजाइन करोगे, वो सेकेंड यूनिट है। आया बीम समझ में? तो बीम फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट को मिला के कंप्राइज हो जाता है। तो बीम में एक बार आपकी डिजाइन खत्म करने आ गया, फिर आप कॉलम पे आओ, स्लैब पे आओ और फुटिंग पे। आरसीसी जो हम बिल्डिंग एक्चुअल में देख रहे हैं, आरसीसी लग रही है, सब कुछ आरसीसी है। स्ट्रक्चर एनालिसिस का डिजाइनर पॉइंट ऑफ व्यू से कम यूज है। ठीक है ना? कहाँ आप निकाल रहे हो उसमें बार बार चेक करना पड़ेगा। जब आप बीम को, जो सेकेंडरी बीम्स होती हैं, सेकेंडरी बीम स्ट्रेट प्रो की ट्रेनिंग करी है आपने, सेकेंडरी बीम्स और प्राइमरी बीम्स में सेकेंडरी बीम जो कनेक्ट कराते हो तो वहाँ पे मूवमेंट रिलीज करना होता है। मूवमेंट रिलीज की बात करी थी उन्होंने कुछ, तो वहाँ पे पिन लगाओगे आप, क्या लगाते हो? इंटरनल हिंज पिन बना देते हो बीम को, है ना? पिन बनाई होगी उन्होंने भी, तो वीडियो दे दी उन्होंने सर ने। अभी चलो स्टॉप हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर 10 में बात करते हैं, अभी बात करते हैं।